अभी तो ओपन अस्सलामुअलैकुम। भी नहीं हुआ। क्या ख़त्म नहीं हुआ? अच्छा, वो पढ़ना ख़त्म नहीं हुआ? ओपन ही नहीं हुई अभी फाइल। ओह! वेरी गुड। अच्छा चलें, पहले मैं थोड़ा-सा रिव्यू कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल आपकी एक असाइनमेंट हुई है, दूसरी मुझसे गलती हो गई थी कि वो दोबारा से सेम फ़ाइल अपलोड हो गई थी। तो असाइनमेंट अभी आ जाती है, 1-2 मैं दे दूँगा, उसकी डेडलाइन्स उसी एतबार से बढ़ जाएँगी, ठीक है? क्विज़ भी इंशाल्लाह आज आ जाएगा। एक तो क्विज़ वहाँ पे हो गया ना, ठीक है? तो चैप्टर आपका जो क्विज़ हो गया था, वो कौन-सा हुआ था वैसे? क्विज़ नंबर 1 का? देखता हूँ। चैप्टर 1 में क्या था शायद? चैप्टर 1 का था, इसी तरह से फिर चैप्टर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, इस तरह से क्विज़ेज़ करूँगा, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ हो गई और मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी थी वो 3rd असाइनमेंट होगी, 2nd तो अभी मैं वैसे बना रहा हूँ, तो 3rd ये है। 3rd असाइनमेंट क्या है बच्चों? ये डायग्राम, ये आपका लिंक एलएमएस पे ये पड़ा हुआ है, ये किधर गया? ये कवर्स डायलॉग के नाम से, ठीक है? ये डायलॉग है, हर बच्चे ने इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है? पूरा पढ़ना है क्योंकि मैं इसमें पूछ भी सकता हूँ आपसे। ये एक कहानी सी बना के उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ से चीज़ को प्रेज़ेंट किया है। इस पूरे डायलॉग को पढ़ना है, ठीक है? और फिर मुझे बताना है कि हाउ कर्बेरोस वर्क्स, लेकिन अपने अल्फ़ाज़ में लिख के नहीं बताना, मुझे डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है? डायग्राम किस किस्म की हो सकती है, वो अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर आपको मैं कहूँगा कि जी मुझे किस किस्म का सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि मैं पूरी डायग्राम आपको डेफ़िनिटली नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मैंने तो सॉल्यूशन तैयार कर ली है, ठीक है? वो अगर मैं पूरी डायग्राम बना के आपको दिखा दूँगा तो आप वो कॉपी कर लेंगे, तो मैं वो कर नहीं सकता, ठीक है? तो अभी 1 मिनट मैं ढूँढ रहा हूँ और मुझे अगर अभी मिल जाए, तो मैं भी आपके सामने पेश-ए-ख़िदमत कर दूँगा, मतलब आपकी खिदमत पेश कर दूँगा। और वो किधर है? लेट अस सी। हुँ, मुझे एक बड़ी प्यारी-सी डायग्राम चाहिए और ये फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है और अभी मैं आपके साथ स्क्रीन उसकी शेयर करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस किस्म की मुझे एक चीज़ चाहिए। 1 मिनट मैं स्क्रीन स्टॉप करूँगा और फिर दोबारा से शेयर करूँगा और शेयरिंग स्क्रीन में ही है। मुझे इस किस्म की एक डायग्राम चाहिए, ठीक है? मुझे स्टेप 1, स्टेप 2 इस किस्म की चीज़ें चाहिए, ठीक है जी? ऐसी एक डायग्राम, ये स्टेप होता है और ये स्टेप होता है और ये स्टेप होता है। मैं इसको जानबूझ के ज़ूम नहीं कर रहा, ज़ूम आउट करूँगा, ठीक है? क्योंकि वरना आप पढ़ लेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इस किस्म की डायग्राम जो है वो मुझे चाहिए कि कंप्यूटर आता है विंडोज़ नेटवर्क पे और फिर वो किस तरह से जाता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो ये मैंने एक सिनेरियो बनाया था कि फ़ाइल सर्वर एक्सेस करना है एक क्लाइंट कंप्यूटर में, तो वो कैसे करेगा, ठीक है? तो ये वाली एक डायग्राम कैसे बनेगी? ये डायग्राम ऐसे बनेगी कि आप सबसे पहले वो जो डायलॉग है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, ये वाला, इसको इस सीन को पूरे को पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर आप उस डायग्राम को बनाने के काबिल हो जाएँगे, ठीक है? तो ये आपकी 3rd असाइनमेंट होगी कि आप इस डायलॉग को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप एक पिक्टोरियल रिप्रेज़ेंटेशन में इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? कंसाइज़ली। अच्छा, होता क्या है, पहले ये आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये एक तरीक़ाकार है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब मैं अगर से यूएमटी में मैंने एक सिस्टम पे लॉगिन किया तो मुझे एक टोकन मिल जाता है और वो बेसिकली एक की मिल जाती है। उसको वो भी बता टर्म्स मैं यूज़ नहीं कर रहा जान के। वो एक चीज़ मिलती है और वो या आप की कह लें या एक पासवर्ड कह लें या एक टोकन कह लें, वो चीज़ मिलती है। उसको यूज़ करते हुए आप बाकी तमाम सिस्टम्स पे लॉगिन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने एक दफ़ा आपने सर्वर से वेरीफ़ाई करवा लिया, उसके बाद फिर आपको एक चीज़ मिल गई, एक टोकन मिल गया। वो टोकन जाके आप जब प्रेज़ेंट करते हैं, फ़ाइल सर्वर को, प्रिंट सर्वर को,
मेल सर्वर को, कैलेंडर सर्वर को, या और कोई भी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर को इवन, तो वो वहाँ पे जाके आपको यूज़र नेम पासवर्ड फिर से नहीं देना पड़ता, वो टोकन ही काफ़ी होता है, ठीक है? इसमें कहानी ये कर्बेरॉस एक नाम से एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? उसमें हर दफ़ा पासवर्ड नहीं देना, एक दफ़ा वो टोकन है, वो टोकन ही फिर काम कर रहा होता है। तो ये प्रोटोकॉल के हवाले से ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है और बड़े अच्छे अंदाज़ मज़ा आता है इसको पढ़ने का ना, कहानी एक एक प्ले सा लगता है आपको कि 2 कलीग्स हैं, एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, बहस हो रही है और फिर एक चीज़ निकलती है। तो ये एक प्रोटोकॉल है, इसके हवाले से आपकी असाइनमेंट नंबर 3 हो जाएगी। 2 जो है वो क्वेश्चंस मैंने अभी कुछ बना लिए हैं और वो मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये 2 तो हो गए हैं, बाकी 2-4 और बनाऊँगा, उसके बाद आपको इंशाल्लाह अपलोड करके देता हूँ। ठीक है? सारे जी सारे सर। सीन्स हैं, जी सर। ये 4 सीन है ना इसके अंदर। जी, चारों के चारों पढ़ने हैं भाई। ये बहुत लंबी कंबाइन स्टडी सीन कर लो, कंबाइन स्टडी कर लो। एक काम करो ना, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, सपोज़ आप में से कोई मतलब मैं से सीआर हो गया। सीआर यहाँ से पढ़ना शुरू कर देता है, बाकी सारे लोग सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है? मेरा असल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने आपको ये चीज़ सिखानी है, इसको समझ लें और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और उसके बाद और क्वेश्चन्स आपके ज़हनों में जन्म लेंगे, ठीक है? जो कि होना चाहिए। अब ये सारी कहानी आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि अच्छा ये मसला हो सकता है, उसका ये सॉल्यूशन निकाला है, ये मसला हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन निकाला है। तो वो चीज़ें अभी ज़्यादा आसानी से हो जाएँगी। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चारों सीन्स पढ़ेंगे फिर जाके आप वो डायग्राम बना सकेंगे। ठीक है जी? तो ओके हो गया। 7-8 उसमें स्टेप्स 8 या 10 स्टेप्स होंगे एक फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट टाइम, बाद में फिर आसानी होगी। ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। अच्छा, इसके बाद अब आज का जो हमारा टॉपिक था, पहले आपको मैं एचईसी का करिकुलम दिखाता हूँ। एचईसी के करिकुलम के मुताबिक हम ये कुछ चीज़ें यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है? बाकी कुछ चीज़ें भी की हैं, वो डिटेल से कर ली हैं। अब ये डिजिटल सिग्नेचर का एक टॉपिक है। फिर की मैनेजमेंट के हवाले से हम बात कर चुके थे कि की डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर होता है, ठीक है? ऑथेंटिकेशन क्या होती है और एक्सेस कंट्रोल क्या होती है, बात हो चुकी थी, दोहरा ज़रूर दी जाएगी। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, जो जहाँ पे हमने बात की थी कि वेरिफिकेशन होती है उसकी क्रेडेंशियल्स की, और एक्सेस कंट्रोल के जो आ गया मतलब अगर आपका एक सिंपल यूज़र आ गया तो वो ज़्यादा काम ना कर सके, ठीक है? हमने ये चीज़ें पढ़नी है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पढ़नी है, वल्नरेबिलिटीज़ पढ़नी है, प्रोटेक्शन, मैलवेयर, डेटाबेस सिक्योरिटी वगैरह, वगैरह, वगैरह। और वैसे अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि अभी ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अभी मैं इसकी सर्टिफ़िकेशन कंप्लीट करके फ़ारिग हुआ हूँ। अगर किसी ने लिंक्डइन या ट्विटर देखा होगा तो उसको मेरा आईबीएम का डिजिटल बैज नज़र आया होगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है? तो काफ़ी हद तक हमारा मिड तक का काम तो हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ़ ये जो डिजिटल सिग्नेचर वाला पार्ट था वो रह गया था। ठीक है ना जी? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे बता दें, मैं करवा दूँगा फिर से, ठीक है? अब जी सर, सॉरी। नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छा, क्या भी सही कह रहे हैं। अच्छा जी, मेहरबानी। अगर नहीं कह रहा तो बेटे रोक देना, उसमें घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें करवाई हैं। ये जो रह गई थी ना, इसमें मेरे ख़्याल में डिजिटल सिग्नेचर हमने बात ज़रूर की थी, लेकिन उसको डिटेल में उस तरह से देखा नहीं था। ठीक है? तो टेक्निकली ये हाँ भी हो जी। चुकी है कि वो जो आप की से एन्क्रिप्ट करें और आगे भेजें, लेकिन अब उसको हम ज़रा डिटेल में थोड़ा-सा देखेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर है जनाब हमारे पास 13 डिजिटल सिग्नेचर्स का। जब आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपने पास रखें, ठीक है? तो वो आपको पेज नंबर 420 पीडीएफ है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है? जो एलएमएस पे हमने अपलोड की हुई है। अब डिजिटल सिग्नेचर वाली जो बातें हैं, वो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? हैश वैल्यू टुगेदर विद सेंडर्स प्राइवेट की सर्व्स एज़ इनपुट टू डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, ठीक है? और एक ब्लॉक ऑफ फंक्शंस चीज़ जनरेट होती है जिसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। हैश वैल्यू को जब आप प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट कर देते हैं तो वो एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। हमने बात की थी नॉन रिपुडिएशन। अब अगर किसी बंदे ने अपने किसी सेंडर ने, यहाँ पे चूँकि हम लोग अपनी सारी कहानी में बॉब को सेंडर मानते हैं और एलिस को हम एलिस, बॉब और ट्रूडी, एलिस को हम सेंडर मानते हैं और जो बल्कि डायग्राम्स के अंदर बॉब को हम सेंडर मान रहे हैं वैसे। तो बॉब हमारा सेंडर है और एलिस हमारी रिसीवर है और ट्रूडी हमारा जो वो इंटरसेप्टर है, ठीक है? अब क्या होता है कि हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक की जो है वो हर एक के पास अवेलेबल है। अब पब्लिक की अगर हम प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट करते हैं, तो पब्लिक से उसको कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है, तो ये एक इश्यू है वैसे। लेकिन अगर पब्लिक से करते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, क्या भला? नॉन रिपुडिएशन।
क्योंकि अगर पब्लिक किसी ने किसी से एनक्रिप्ट किया तो पब्लिक तो सबके पास है, अगर उससे एनक्रिप्ट होकर हमारे पास आई है तो अगर वो क्लेम कर रहा है कि बॉब है तो वो जरूरी नहीं है कि बॉब हो। ठीक है, तो बहरहाल वो क्या कहते हैं जी, बॉब सेंड्स द मैसेज विद द सिग्नेचर अटैच्ड, व्हेन एलिस रिसीव द मैसेज प्लस सिग्नेचर, शी कैलकुलेट्स द हैश फॉर दैट मैसेज, और फिर हैश वैल्यू को पब्लिक की इनपुट देते हैं और फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, ये एक तरीका कार है, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा, अभी डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें जी, क्या हुआ जी, बॉब साहब सेंटर है इस वक्त और एलिस साहब रिसीवर है। मैसेज था जो कि आपको ओरिजिनल एम था। क्या हुआ, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन दैट मे बी MD5, दैट मे बी SHA-1, SHA-2, SHA-3, व्हाटएवर SHA-512। तो क्या हुआ, उस हैश फंक्शन को दिया, उसका एक हैश जनरेट हुआ H। अब क्या लिया जी, बॉब ने अपनी प्राइवेट की चूंकि उसके पास थी उसको यूज किया और डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम में पास करके उसका एक एनक्रिप्टेड वर्जन जनरेट कर लिया। ओरिजिनल मैसेज यहाँ पे साथ अपेंड करके भेज दिया। जब एलिस के पास वो बात पहुंची तो एलिस ने क्या किया कि अपना मैसेज ओरिजिनली, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट में था, उसको यूज किया। उसके बाद उसका हैश कैलकुलेट हुआ, चूंकि ये हैश और ये हैश मैच करेगा, मैच हो गया। ये आपका जो एनक्रिप्टेड हैश था, जो कि एनक्रिप्टेड था, उसको क्या किया जी, डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में पास किया पब्लिक की के साथ। अब वो जब हैश प्लस एस बना तो क्या हुआ, अगर तो वो इससे मैच कर रहा होगा इसके हैश के साथ यहाँ पे, तो वो ओरिजिनल है, नहीं है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसके हवाले से उलट केस है। यहाँ कोई क्वेश्चन? नो सर। वो सारी क्लास कल ही शेयर है। ओके जनाब, बाकी लोग भी बच्चे सवाल कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि वो समझने के हवाले से ज़रूरी होता है। एक भाई मिनट, ये जैन की वीडियो ऑन पे है कि नहीं, ये सो रहा था। कोई बात नहीं, जैन साहब सो रहे हैं, खैर है सानू की। सर सो नहीं रहा, मैं इस टाइम बाहर आया हूँ कहीं पे, तो मैं बैठ अरे के सुन रहा हूँ शर्म तो लेक्चर। नहीं होती लॉकडाउन में भाई? अच्छा, एक चीज ध्यान कर भाई, भाई जरूरी आया, कोई इमरजेंसी होती है? नहीं अल्लाह खैर रखे, कोई इमरजेंसी ना हो आपको। वो हुआ ये कि ना, अल्लाह आपका भला करे। आप कल मैं मेडिसिन लेने गया हूँ, तो वहाँ पे कल मैंने रेंजर्स को भी देखा है और साथ ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे थे। ठीक है, तो अल्लाह रहम करे, अभी एक स्टूडेंट का मैं स्टेटस देख रहा था, वो कह रहे थे जी हमारे इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। ठीक है, तो वो मैंने पूछा उससे, मैंने कि क्या हुआ, कहता है सर वो बात ये है कि वो इम्पोर्टेड था। मैं कहा कहाँ से इम्पोर्ट था, इटली से? कहता है नहीं जी अमेरिका से इम्पोर्टेड था। तो वो आया है, आके उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो मैं ख्याल ठीक है, लेकिन उसकी वजह से उसके भाई को हुआ और भाई की हालत काफ़ी ख़राब हो गई और वो उसको ले गए हैं। और फिर उसने साथ फ़ोटोज़ शेयर की कि जी हमारी गली के अंदर क्लोरीन स्प्रे हो रहा है। ठीक है, तो अल्लाह रहम करे। असल में हम लोग इस मामले की सिवेरिटी को नहीं समझ रहे। आपने जाना है, मैं जो अपना एक तरीकाकार मैंने अपनाया हुआ है वो ये है कि मैं अगर बाहर जाऊँ, जाना पड़ता है भाई, तो मैं बाहर जाने के बाद वापस आके नहाता हूँ। हालाँकि ठीक है, वो कपड़े भी मैं फेंक देता हूँ कि जनाब इनको धो देना। असल वजह क्या है, अब्बा जी मेरे, उनको हैं बीमारियाँ, मतलब ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, हार्ट का मसला भी है, उसके बाद स्ट्रोक भी हुआ था, मतलब कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हैं। अम्मी की भी तबीयत, अब मैंने क्या करना है, मैंने एहतियात करनी है। बच्चों के हवाले से तो चलो खैर इतना नहीं होता, लेकिन बड़ों के हवाले से ज़्यादा होता है। तो आप लोगों से भी इल्तमास ये है कि बाहर अगर जाना पड़े तो जाएँ, जाके वापस आएँ और फिर उसके बाद आके नहा लें अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब हालाँकि वो बाकी बॉडी पे नहीं लगे, लेकिन नहाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा अगर एटीएम्स पे जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने सैनिटाइज़र बना के रखा हुआ है। सैनिटाइज़र किस तरह से होता है, वो उन्होंने वो डेटॉल डाला हुआ पानी के अंदर, लेकिन बात वो भी काफ़ी वो तो सारा ऑनलाइन बैंकिंग ही चल रही है। नहीं, मतलब यार अगर आजकल पता है क्या, एक काम और शुरू हो गया। मैं ज़रा इस रिकॉर्डिंग को पॉज़ कर लूँ क्योंकि वो ज़रा ज़रूरी बात करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैलिडेशन जब हुई तो हमें डाटा वैलिडेट कर लिए की चीज़ है। अब आप एक कह सकते हैं कि सर ये हमने तो इंटेग्रिटी को वैलिडेट किया है, वेयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी? तो भाई इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दो यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ बॉब बहुत। साहब। जब ये इनक्रिप्ट होके उधर पहुंचेगा, उसके पास पब्लिक की है, वहां से उसको डिक्रिप्ट कर ले। अब आप कहेंगे जनाब बात ये है कि जब यहाँ पे पब्लिक की तो किसी के पास भी है, वो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो उसको अगर आप
उससे करते हैं, प्राइवेट की से करते हैं तो पब्लिक से हो सकता है, लेकिन आप उसको जब ट्रांसमिट करेंगे तो आप इंटरनेट रिसिपेंट भी करेंगे। इसका एक हाल हमने पीछे देखा था, वो क्या कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, कि उसको इनक्रिप्ट करके फिर आगे भेज देते हैं, ठीक है, तो फिर वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। अच्छा, अब क्या है डिजिटल सिग्नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, आप मैसेज को फोर्ज कर सकते हैं और उसका हैश कैलकुलेट करके आगे भेज सकते हैं, ठीक है, और John can deny sending a message because it is possible for Mary to forge the message. There is no way to prove that John did fact send the message. तो नॉन रिप्यूडिएशन वाली चीज़ जो है वो वायलेट हो रही है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इट मस्ट वेरीफाई द ऑथर, डेट एंड टाइम, अथेंटिकेट द कंटेंट्स, और इट शुड बी वेरीफाइड बाय द थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें चीज़ें चाहिए। किस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं इस सिनेरियो में जो हम बात कर रहे हैं? की ओनली अटैक। अब इसमें ए साहब जो हैं वो आपके यूजर हैं और सी आपका ट्रूडी है, ठीक है। तो सी साहब यानी कि ट्रूडी नोज ए की पब्लिक की, तो की ओनली अटैक बड़े आराम से हो सकता है कि उसने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया था, ये पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर ले, ठीक है। नॉन मैसेज अटैक, सी इज गिवन एक्सेस टू द सेट ऑफ मैसेज एंड देयर सिग्नेचर। उसके पास की नहीं है लेकिन मैसेजेस मिल जाए और उनके सिग्नेचर्स मिल जाए तो उससे आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ हो रही है। Generate chosen message attack. It chooses a list of messages before attempting to break. तो ये set of messages, list of messages, ठीक है। अब यहाँ पे independent of the public की, और फिर उसके बाद valid signature मिलेगा और वहाँ से उसके बाद उसको यूज कर सकेगा। फिर डायरेक्टेड चोजन मैसेज अटैक, जेनेरिक अटैक ही है लेकिन इसमें लिस्ट ऑफ मैसेजेस जो है टू बी साइंड is chosen after C is knows the A is public key, ठीक है। तो खैर इस किस्म के अटैक्स कम होते हैं, ये वाले ज़्यादा करते हैं। फिर adaptive chosen message attack, C is allowed to use A as an oracle. This means that C may request from A signatures of messages that depend on previously obtained signature pairs. C साहब जो हैं वो क्या करेंगे जी, A से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ सिग्नेचर्स के हवाले से और फिर वो A साहब गलती से भेज देंगे और फिर आप उसको यूज़ कर लेंगे। ये वाला रेयर चांस है कि जी एक ही प्राइवेट की सी को पता चल जाए, ठीक है। उस सी है को इतनी पता चल जाए कि उसको साइनिंग कैसे होती है तो वो खुद से साइन करना शुरू कर दे और सिलेक्टिव फोर्जरी के एक मैसेज को फोर्ज करें। तो ये इस किस्म की कुछ टर्म्स हैं, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या करें जी? द सिग्नेचर मस्ट बी अ बिट पैटर्न्स that must be dependent upon the message being signed. हमने हैश पढ़ा था, हैश में हमने बात की थी कि एक जो हैश है एक मैसेज का और दूसरे मैसेज का हैश डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या करें जी, इसमें सिग्नेचर बनेगा जो कि बिट पैटर्न्स मैसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन विच इज ओनली नोन टू द सेंडर, जिससे आपको इंटेग्रिटी का पता चलेगा, फोर्जरी नहीं होगी। इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नेचर, कंप्यूटेशनली मतलब लाइट वेट हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। इट शुड बी इजी टू रिकग्नाइज एंड वेरीफाई, यानी फिर बाद में कंप्यूटेशन की बात आ गई। इट मस्ट बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फोर्ज, अगर फोर्जरी करनी है तो फिर वो वाली जो बात जो हमने क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस के वाले से बात की थी कि इसको कोई ब्रेक ना कर सके। और इट शुड बी प्रैक्टिकल रिटेन अ कॉपी इन स्टोरेज, और बाद में वो स्टोरेज में भी अपने पास रख सके, ठीक है। तो ये इस किस्म की बातें हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आती है डिजिटल सिग्नेचर दैट इन्वॉल्व्स ओनली कम्युनिकेटिंग पार्टीज इज नो। हम इस चीज़ को अज्यूम करके चलते हैं कि डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर क्या भला होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर को ही पता होता है इसके बारे में। है वैसा होता नहीं है, लेकिन अज्यूम नहीं करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो चीज़ ट्रांसमिट होनी है उसको फोर्ज किया जा सकता है अगर मैसेज एक ही एक है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें टाइम स्टैम्प को मैसेज का हिस्सा बना दें तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि टाइम स्टैम्प हर दफ़ा चेंज होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये अब मैथमेटिक्स है जिस पे मैं बात नहीं करूँगा। कुछ प्रॉपर्टीज अब आपने जो देखनी थी वो फिर से देख लें। आपने क्या बातें देखनी है, एक तो ये चीज़
डेफिनेशन डिजिटल सिग्नेचर क्या बोला होती है और इसकी ये दो प्रॉपर्टीज। तो ये बेसिकली आ गई यहाँ से, किधर गया, ये दो चीज़ें, ठीक है, इसमें आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ को रखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पैराग्राफ सेकंड, ये जो पैराग्राफ है इसकी बात हो। इसके बाद ये डायग्राम, इसको समझना ये क्या चीज़ होती है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़, ये जो दो बातें इसकी छोड़ दें। ये जो चीज़ें हैं अटैक्स किस्म किस्म के हो सकते हैं, ठीक है, ये भी रह गया था। ये अटैक्स नाम, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं इनसे डिस्कशन की बात नहीं करता। और फिर ये जो डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी, ये जो रिक्वायरमेंट है कि ये क्या होनी चाहिए। फिर डायरेक्ट वाला जो ये क्या बात होती है ज़रूरी है, और टाइम स्टैम्प की ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आ जाती मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स अभी मेरे लिए यहाँ पे पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं होगा, और वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये दो एल्गोरिथम्स फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स, DSA, ठीक है, और RSA, ये दो एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये DSA अप्रोच है और RSA अप्रोच है। DSA जो एक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम है, और RSA सिक्योरिटी, R से अब मुझे से निकल गया बाहर। तो RSA और DSA ये दो एल्गोरिथम में यहाँ पे आ जाता है अभी बाहर। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, इसको डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम समझने के लिए आपको इस बुक का, ये पहले में PDF का 4 to 8 है, बुक में स्टार्ट में ना एक दो पेजेस दिए हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि वो टर्म्स हो सकता है आपके जहनों से निकल जाएं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे, ये PR फॉर प्राइवेट, PU फॉर पब्लिक, PR फॉर प्राइवेट, PU फॉर पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक, बस ये टर्म याद रखें। A का मतलब है उस A कंप्यूटर, ठीक है, B होगा तो B कंप्यूटर, अगर G होगा तो जेनेरिक, ठीक हो गया जी, क्लियर है जनाब। तो जितनी टर्म्स यहाँ पे यूज करूंगा वो इधर डिफाइंड है। ये दूसरे कौन सा पेज नंबर है, एक मिनट, PDF का पेज नंबर है 11, ठीक है। और अब हमने जाना है 428 पे वापस। अब ये जो डायग्राम है इसको अगर आप गौर करें, ओरिजिनल मैसेज M का हैश कैलकुलेट हुआ। अब हैश कैलकुलेट हुआ, इट मे बी फ्रॉम MD5, इट मे बी फ्रॉम SHA-1, 2 या 512 जो भी है। उसके बाद क्या हुआ, PR फॉर प्राइवेट था, PU फॉर पब्लिक था। प्राइवेट की ऑफ A को यूज करके हैश को एनक्रिप्ट किया, ठीक। और फिर ये जो पाइप सिंबल आ गया, ये अपेंड कर दिया, मैसेज अपेंडेड बाय द एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू, समझ आ गई। एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू is appended with the message and transmitted over the network। दूसरी तरफ मैसेज पहुंचा, ये आपका क्या था, ये इसको पढ़ना कैसे, ये इस चीज को कैसे पढ़ना, इधर देख लें। अब आपको ये पता है कि जब आप मैथ के क्वेश्चंस करते थे तो सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करते थे, मतलब छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंटरनल मोस्ट ब्रैकेट पे सबसे पहले है हैश ऑफ मैसेज M, हैश ऑफ मैसेज M कैलकुलेट हुआ। उसके बाद प्राइवेट की ऑफ A को यूज करके ये इनक्रिप्शन फंक्शन यूज किया गया, प्राइवेट की यूज करके हैश को एनक्रिप्ट किया गया, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये मैसेज है, ये पेंडेंट है। अब क्या किया, मैसेज का दोबारा से हैश कैलकुलेट हुआ है यूजिंग द सेम मेथड। अगर उधर SHA-1 यूज हुआ था तो यहाँ पे SHA-1 यूज होगा, अगर उधर SHA-256 यूज आता तो यहाँ पे SHA-256 यूज होगा। हैश कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ गई, फिर इस वैल्यू को आपने पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर दिया। जब वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर दिया तो वो वाली ये चीज बन जाएगी, ये, ठीक है ना जी। जब ये चीज बन जाएगी तो आपने ये कैलकुलेट खुद किया, यहाँ पे ये चीज आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, कंपैरिजन अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो गया, आपने वैलिडेट कर दिया है कि उस वो मैसेज इंटीग्रेटेड, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो वायलेट नहीं हुई। ये RSA अप्रोच है, ठीक है जनाब। अच्छा, दूसरी अप्रोच DSA। अच्छा, वैसे ये मजे की बात है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही है। इसके लाइसेंसिंग के हवाले से ना इन्होंने बड़ा पैसा कमाया, वैसे RSA जिन्होंने बनाया था, ठीक है। वो ये दफ़ा पैसे नहीं तो मतलब कहते थे साल के लिए ये वैलिड है, साल के बाद वो आके फिर पैसे ले लेते थे।
तो और वो सॉफ्टवेयर खुद काम कर रहा होता था, तो अच्छी अच्छी अप्रोच है, मेहनत की हुई है तो उसके पैसे मिल जाने चाहिए। फिर यहाँ पे क्या जी, मैसेज का हैश को आपने की के साथ साइन किया, एक क्या हुआ जी, पब्लिक की जेनेरिक और प्राइवेट की ऑफ ए यानी कि इसकी और पब्लिक की इसकी, इन दोनों से उसको साइन करके अब यहाँ पे दो कीज अप्लाई हो रही है। अब आप कहोगे कि सर दो की एक वक्त में, नहीं एक वक्त में नहीं, दो वक्त में, ठीक है। वो किस तरह से, तरतीब देखें। पहले आप उसको पब्लिक की जो प्राइवेट की है उससे, इसमें तरतीब आपको फर्क रखनी पड़ेगी। अगर आप पब्लिक की और जेनेरिक पब्लिक की से करते हैं एनक्रिप्ट, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइवेट की से करते हैं तो दूसरी तरफ जाएगा, तो फिर आप उसको उसी एतबार से करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें दो चीजें आ रही हैं, एक एस आ रहा है, एक आर आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक एस वाली वैल्यू और एक आर वाली वैल्यू को अलग अलग डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। हैश फंक्शन आया, उसको आपने इनक्रिप्ट किया, पब्लिक की जेनेरिक, ग्लोबल पब्लिक की, जेनेरिक नहीं ग्लोबल पब्लिक की। अब ये क्या बुलाया, ये इन दोनों में शेयर्ड है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों के पास है। ये वाली प्राइवेट इसके पास है, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की इसके पास है। यहाँ पे क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है या कोई आया है? आशिम साहब आए हैं, अच्छा जी। ये भी तो डिस्टर्बेंस होती है ना क्लास के अंदर, आने देना कि नहीं आने देना। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये मैसेज के साथ उस साइंड वैल्यू को यहाँ पे भेजा गया, मैसेज के साथ ये दोनों वैल्यूज अटैच थी, इसका मैसेज का हैश कैलकुलेट हुआ और उसके बाद उसको सेम, अब डिक्रिप्ट नहीं कर रहे, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे डिक्रिप्शन नहीं हो रही, यहाँ पे फिर से इनक्रिप्शन हो रही है और दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। फिर दोबारा से अलग अलग जो वैल्यूज आई थी उनको फिर से इनक्रिप्ट किया जा रहा है और फिर कंपेयर करते हैं, इस जो 7 वैल्यू अपने पास की हुई है उसके साथ कंपेयर किया तो जनाब आपको पता चला कि ये इंटीग्रेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है जो कि एक बहुत मशहूर स्टैंडर्ड था जिसको हम यूज़ करते रहे, तो ये आसान भी है, ठीक। तो एक बार ये चीज़ें थी। अब होता क्या है, ये होता है जी, वो जो उस डायग्राम में था, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप इस DSA में लिखी हुई है। ग्लोबल की कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइवेट की होता है, यूजर्स की पब्लिक की होती है, पर मैसेज सीक्रेट नंबर होता है, फिर उसको साइन करते हैं और वेरीफाई करते हैं। ये मैथमेटिक्स में पूरी बात समझाई हुई है, पूरा का पूरा एल्गोरिथम है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये उसकी डिटेल है मैथमेटिकली जो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर एक इलेप्टिक कर्व था जिसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। एक डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम नहीं, ये वाली डायग्राम नहीं, एक और टेबल है जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना है। और किधर गया, यहाँ नहीं है, फिर मैं पढ़ रहा था ना, मैं अगले चैप्टर में पढ़ चुका हूँ अभी, एक चैप्टर में था बड़ा अच्छा, लेकिन वह चलें। तो हाँ, वो एक और टॉपिक था, बहरहाल वापस आते हैं, मैं उस टॉपिक पे वापस आता हूँ अभी। जी जनाब, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस अगर जहन में है तो पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये हैश और सिग्नेचर में सर डिफरेंस क्या है सर, मतलब कि दोनों में ब्लॉक्स की बात हो रही है, मतलब कि पंक्ति होते हैं, हाँ, तो वेरी गुड सिग्नेचर क्वेश्चन। और हैश में क्या फर्क होगा? देखें जी, हैश की वजह से सिग्नेचर बनता है, हैश ही सिग्नेचर कह लें। मतलब देखें, मेरे अगर सिग्नेचर हैं तो मेरे सिग्नेचर यूनिक हैं, ठीक है, मेरे राइटिंग स्टाइल यूनिक है सारी दुनिया में। या चलो उसको भी छोड़ते हैं, मैं एक सिंपल सी बात एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे टेक्स्ट चैट कर रहा हूँ सपोज, तो टेक्स्ट चैट में आपको मेरा सिग्नेचर मिल जाएगा, ठीक है। मैं प्लेन टेक्स्ट भेज रहा हूँ, ठीक, प्लेन टेक्स्ट भेज रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चैट स्टार्ट होती है और मैं मैसेज टाइप करना शुरू कर देता हूँ और आपको पता नहीं होता कि जनाब ये माँ साहब है, लेकिन आपको लिखने के अंदाज से ये पता चल जाएगा कि ये माँ साहब लिख रहे हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे सिग्नेचर क्या है, यहाँ पे ये है कि आपका जो मैसेज है उसको इनक्रिप्ट करके, जब हैश बनाया उसको इनक्रिप्ट कर दिया, तो वो एक साइन कर दिया कि जनाब ये वाकई उसने भेजा है। देखें, ओरिजिनल मैसेज था, भेजा मैंने, आपको भेजा, भाई मेरे नाम से हाशिम आपको भेज सकता है, हाशिम साहब हैं आप, हाशिम साहब भेज सकते हैं ये नाम लगा के, जनाब ये मैं हमारा साहब मैंने भेजा आपको, ठीक है, हाँ हैं हाशिम साहब। तो हाशिम साहब कह सकते हैं कि जी मैं हूँ। आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा साहब ही हैं? अब वो उस सूरत में होगा कि जब आपको एक ऐसी चीज मिले, कैसे वेरीफाई करेंगे वो देखें। मैसेज मैंने भेजा, उसका हैश कैलकुलेट किया, हैश को मैंने एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट करके
उसके साथ अपेंड करके आपको भेज दिया। आपने सेम मैसेज पढ़ा, उसका हैश कंप्यूट किया, और उसके बाद चूंकि मैं क्लेम कर रहा हूं कि जी मैं ए हूं, यानी कि हम आ दूं यहाँ पे, तो मैं, आपने क्या किया, आपने ए की पब्लिक की लेके उसको डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट करके आपको यही वाली चीज फिर से मिल जाएगी। यही वाली चीज आप दोबारा से कैलकुलेट कर चुके हैं। आपने जो कैलकुलेट किया और जो इसमें से कैलकुलेट होके बनी है, दोनों को मैच करेंगे तो भाई मेरे अलावा तो इसको कोई भेज ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट की है ही मेरे पास है। समझ आई बात की? यस सर। दोहराऊं? बाकी किसी को समझ ना आई हो तो बच्चे पूछ ले जरा। और ये सर अच्छा जी, हसन साहब भी बोले माशाल्लाह। और एक मिनट ठहरे, मैं देखूं कौन कौन है क्लास में। मेरा सर नहीं बोलता रहता है। हाँ जी, सर ये आ गया, जुआन हो गया, आ गया। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें हैं। आप तकरीबन सारे लोग ही हैं? नहीं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। 3 लोग आए मैं, दो 2 लोग आए मैं, 2 लोग आए मैं। एक कौन है, तैयबा, एक और कौन है, आखिर सीआर मिसिंग है। सीआर साहब नहीं है। सीआर, अच्छा सीआर ने आपके साथ लिंक शेयर किया है और सीआर साहब खुद नहीं है। चलो अच्छा जी, अब ये तो इसकी चीज़ें थी। अब आ जाते हैं, हमने जो एक टॉपिक में एक चीज़ें बात करनी है। 528 था, कौन सा था मुझे पेज नंबर तो जुबानी याद नहीं ना, मैंने वो भी रखा हुआ था क्योंकि मैं भी तैयारियां कर रहा था, लेक्चर तैयार करने होते हैं। मुझे तो 528 है पेज नंबर, 528 नहीं है। लेट अस सी, वेब सिक्योरिटी का था, नेटवर्क एक्सेस का चैप्टर है ये, और ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी का चैप्टर ये था। हाँ ये था, ये इसका पेज नंबर 549 था। अच्छा, इसके बाद ये जो हिस्सा था, ये तो हमने डिजिटल सिग्नेचर वाला हिस्सा कर लिया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और वर्नेबिलिटीज, प्रोटेक्शन, मैलवेयर, डेटाबेस सिक्योरिटी, ये क्या बनाए होते हैं? देखें जी, पहले तो मैं जरा जो आसान सी चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं, वो है मैलवेयर। सॉफ्टवेयर होता है, आपके सिस्टम में हाजिर हो जाता है, उसके बाद फिर आपके सिस्टम का एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, ठीक है, मिलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, और बेसिकली एक वायरस की किस्म, ठीक है। और सॉफ्टवेयर है जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, लेकिन नेटवर्क से प्रोपोगेट नहीं होता। फिर इसके हवाले से ये बात, और ये चीज़ें हमने ये बात कर ली थी आईडीएस और आईपीएस की बात, अगर याद हो तो। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम जरा नेटवर्क की बात करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, उसको पहले मुकम्मल कर लेते हैं। वो सिर्फ मैं बोल के ही बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मैंने कोई ऐसा डायग्राम नहीं बनाई हुई। अभी मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो नहीं है, तो इसलिए मैं हो सकता है आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर ना कर सकूँ, लेकिन मैं अभी एक दो चीज़ें बनाई हुई हैं वैसे, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क के हवाले से जो हमने बात की थी वो ये है कि नेटवर्क को हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन रिजाइड्स इन आवर नेटवर्क्स, मतलब डिवाइसेस में है ना, तो डिवाइसेस जो हैं वो कहाँ पे हैं, उसमें अल्लाह आपका भला करे, नेटवर्क में कनेक्टेड है। अगर नेटवर्क तक कोई पहुंच जाता है तो क्या होगा, फिर नुकसान होगा, ठीक है। तो इस हवाले से नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें हम बातें करेंगे वो ये है कि आपने चीज़ें इन प्लेस करनी होती हैं कि वो बात से जो कोई थ्रेट है उसको रोक सके, ठीक है। अच्छा, अब नेटवर्क में जो सबसे पहले एक डिवाइस आती है, जब भी कोई आउटसाइडर आपके नेटवर्क में एंटर हो रहा है, तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आती है वो क्या आती है, एक राउटर आता है, ठीक है, एक डिवाइस होती है। अगर आप अपने घर में भी देखें तो आपने जो पीडीसीएल की एक डिवाइस लगा रखी है उसको राउटर, एडीएसएल राउटर कहते हैं। अब वो जो राउटर साहब है
उनका काम काफ़ी सारे हैं, मतलब एक तो उसने आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करना है, गेटवे देना है, सबनेट मास्क देना है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट्स हैं उनका हिसाब रखना है। फिर उसने अपने लोकल नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क को उसने आपकी एक्सेस देनी है। फिर उसने वाईफ़ाई का हिसाब रखना है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के तौर पे उसने काम करना है। फिर उसने लोकल एरिया हब के तौर पे भी काम करना है या स्विच के तौर पे भी काम करना है, तो काफ़ी सारी उसकी ज़िम्मेदारी है। फिर उसने मैक फ़िल्टरिंग करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने पैक करके उस डिवाइस के अंदर लगाई हैं। अच्छा, अब उसमें क्या है, एक खूबी या ख़ामी कह लेते हैं, वो ये है कि वो इंट्रूजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो ट्रैफ़िक आएगी, वो पास कर देगा, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास जो राउटर्स होते हैं, राउटर्स का काम होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा को लेके चले जाना, ठीक है? लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क के अंदर आने की, तो उसको वो ऐसे ही कंसिडर करेगा कि जी दिस इज़ अ लेजिटिमेट यूज़र, और वो उसको एक्सेस ग्रांट कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए कुछ डिवाइसेस पाई जाती हैं। अभी मैं फायरवॉल्स पे नहीं आया वैसे। इंट्रूजन डिटेक्शन के हवाले से 2 सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। एक आईडीएस होता है, एक आईपीएस होता है। आईडीएस से होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और एक होता है आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब ये डिवाइसेस ही होती हैं नॉर्मली। ये क्या करती हैं, आईडीएस क्या करता है, आपके नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करता रहता है, और उसके बाद फिर अगर उसको कोई ऐसी मैलिशियस चीज़ लगती है कि जी देयर इज़ समथिंग लाइक कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है व्हिच इज़ मतलब मैलिशियस, जो कोई नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो क्या करता है, अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को एक अलर्ट जनरेट करता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करता। कोई एक्शन नहीं लेता, वो सिर्फ़ वो काम होने देता है जो हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये है कि अपने बॉसेस को बता देता है। ये आईडीएस नामी बला होती है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है आईपीएस। इसमें ज़रा प्रोसेसिंग पावर ज़रा ज़्यादा लगती है। आईडीएस क्या करता है, आपके सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी टाइप की चीज़ें देखता होता है, ठीक है? और उसके बाद जो आपका आईपीएस है वो देखता है, सेशन को भी देख रहा होता है कि जनाब ये पहला सेशन था, ये उसका हिस्सा है कि नहीं है। मतलब एक बंदा आता है पहले, आईडीएस क्या करेगा, हर दफ़ा हर पैकेट को चेक करेगा, ठीक है? आईपीएस भी हर पैकेट को चेक करेगा, लेकिन वो हिसाब रखेगा, अच्छा ये पहले आया था और ये इसने ये काम किया था, तो ये उस सूरत में आ रहा, अब ये किसी और पोर्ट को माँग रहा है तो इसको डिनाई करेंगे। आईपीएस क्या करता है जनाब, इसी तरह से वो डाटा को देखता है और उसके बाद फिर डिसीजन लेता है। अब ये नहीं है कि सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं देखता, वो देखता है कि जी ये किस काम आया है। अगर वो आएगा और उसको मैलिशियस लगेगा तो वो उसको पैकेट को ड्रॉप कर देगा, उसको रोक देगा, अलर्ट भी करेगा, लेकिन उस एक्टिविटी को स्टॉप भी कर देगा, ठीक है? इंट्रूजन डिटेक्शन की सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ मैं, अभी भी बना रहा हूँ, वैसे मैंने कोई प्लान नहीं की हुई थी। वो ये कि सपोज़ आप किसी वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं जी, लॉगिन करते हैं, फेसबुक लॉगिन करते हैं। फेसबुक लॉगिन करते हुए आप गलत पासवर्ड देते हैं, वो आपको बताएगा जी आपका पासवर्ड गलत है, उसने डिटेक्ट कर दिया। सपोज़ हम करते हैं इसी केस में आपको भी अलर्ट आया है, आपकी ईमेल पे भी अलर्ट चला गया। एडमिनिस्ट्रेटर आप ही थे ना? तो दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, आपने दोबारा अप्लाई किया, दोबारा हो गया। तीसरी दफ़ा किया, हो गया, चौथी दफ़ा किया, हो गया, 10 दफ़ा करेंगे, 1000 दफ़ा करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली आपको पता होता है क्या, 3-4 ट्राइज़ आप करेंगे, तो साथ ही आपका अकाउंट लॉक आउट हो जाता है, ठीक है? वो आपका अकाउंट ही लॉक कर देता है। क्या हो रहा है? इंट्रूजन प्रिवेंशन हो रही है, ठीक है? डिटेक्ट में आपको सिर्फ़ बताया था कि यू हैव ट्राइड इट, लेकिन प्रिवेंशन में उसने आपका अकाउंट 4 घंटे के लिए लॉक कर दिया या 8 घंटे, जो भी टाइम पीरियड है उसके लिए उसने लॉक कर दिया। तो इंट्रूजन प्रिवेंशन होगी। अब उस टाइम पीरियड के दौरान आप दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है जी? अच्छा, ये इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन के हवाले से बात हो गई। इसके अलावा और डिवाइसेज़ होती हैं। डिवाइसेज़ के अलावा नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ठीक है? हम आपने सॉफ्टवेयर्स देखा होगा, विंडोज़ में होता है विंडोज़ डिफेंडर के नाम से, ठीक है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात हो रही है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में फायरवॉल का क्या किरदार है? देखिए जनाब, अगर आपका सिस्टम है और वो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है और आपने फायरवॉल ऑन नहीं किया हुआ, आपके सिस्टम की कोई पोर्ट ओपन रह गई है, तो मैं बड़े आराम से उस पोर्ट को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। अगर उसमें कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, उसके अंदर कोई खामी है जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, ठीक है? फायरवॉल क्या करता है? आपके नेटवर्क से आने और जाने वाली
फॉर्मेट जो आपके सिस्टम के इंटरफेस पे आती है उसको फिल्टर करता है। ठीक है, तो मैंने इसके हवाले से पहले भी अर्ज़ की थी, वो ये थी कि हम तमाम डिवाइसेस के हवाले से जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इम्प्लिसिट डिनाई ऑल। जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, सबको डिनाई कर दो, ये 4 चीज़ें 5-10 चीज़ें इनको अलाउ कर दो। ठीक है, तो ये एक इम्प्लिसिट रूल चलता है। तो फायरवॉल्स में यही रूल्स लगे हुए होते हैं कि आपके तमाम डिवाइसेस जो डिवाइसेस नहीं, कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ डिफेंडर है उसके अंदर होगा कि जी ये सॉफ्टवेयर अलाउ कर दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो कुछ है डिनाई है। ठीक है, तो विंडोज़ के अंदर जो आपका क्लाइंट एंड है उसके ऊपर आपने आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, आपका फायरवॉल का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर नेटवर्क में भी तो फायरवॉल होते हैं, जिनमें आपने एक टर्म यूज़ की थी PIX, प्राइवेट इंटरनेट एक्सचेंज। जी बिल्कुल। अब वो जो है वो सिस्को की एक डिवाइस है, वो नेटवर्क में लग जाती है। वहाँ पे आप फायरवॉल लगा देते हैं, ठीक है? और उधर से कुछ रूल्स की बेस पे आप डिटेक्शन करवाते हैं, क्योंकि राउटर जो है वो ओवरवेल्म हो जाता है तो वहाँ पे फायरवॉल लगाते हैं। राउटर से पहले या बाद जो भी डिपेंड करता है जो आपका सिनेरियो है। नॉर्मली आप फायरवॉल राउटर के बाद लगाते हैं, ठीक है? कि राउटर से पैकेट ट्रांसमिट करता जाए और फायरवॉल उसको डिटेक्ट करके फिर आगे भेजता जाए, ठीक है? तो अगर आप पहले लगाएँगे तो पहले ही पैकेट ड्रॉप हो जाएँगे, तो वो हो सकता है आपके नेटवर्क से होके कहीं और जा रहा हो, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकेगा, ठीक है? तो नेटवर्क के हवाले से हम क्या करते हैं, नेटवर्क के हवाले से नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल्स लगाते हैं, आईडीएस सिस्टम्स लगाते हैं, आईपीएस सिस्टम्स लगाते हैं, कुछ अपने प्रोसीजर्स जो हैं उनको इन प्लेस रखते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं जिससे हमें पता चलता है और उन पॉलिसीज़ को हम एनफोर्स करवाते हैं, ठीक है? तो ये पॉलिसी के हवाले से भी मैं आपको 1-2 असाइनमेंट्स दूँगा जो कि आप sans.org SANS.org पे जाके कुछ पॉलिसीज़ होंगी, उनको आप देखेंगे, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में मुआविन साबित होती हैं, ठीक है? तो ये आज के हवाले से बातें थी और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई वेब पे जो मैंने पढ़ानी थी। वो क्या है, बल्कि नहीं, अभी आप इसको करें, काफ़ी हो गया। एक तो ये हो गया है और एक ये हो गया है, सॉरी एक ये हो यस गया सर। और एक ये हमने पढ़ा था। फिर ये ज़रा टॉपिक ज़रा आउट हो जाएगा उससे, तो फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये देखें जी, आपका लेक्चर तैयार हो रहा था, ये देखें, ये लेक्चर तैयार कर रहा था मैं आपके आने से पहले। तो ये सिर्फ़ आपके लेक्चर इस वक़्त चल रहा है, जिसको मैं तैयार कर रहा था। अब मैं आपसे कहूँगा जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। नो सर। हाँ, अगर आउट ऑफ द रिकॉर्डिंग भी पूछना है तो मुझे बता दो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, पूछ लो। नहीं नहीं। तो वो होता है ना, कोई रिकॉर्डिंग पे बात नहीं करनी तो फिर ठीक है, ना करो। तो मैं उस वक़्त उस चीज़ को रोक सकता हूँ। ठीक है जनाब? 1 मिनट मैं पॉज़ करता हूँ और एक तो बात करता हूँ। ये हो गई जी